हेलो स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विधि से संबंधित परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, इसका रिजल्ट यानी कि आउट कर दिया गया है और आपका एमपीपीएससी के द्वारा इसकी इंटरव्यू की डेट भी घोषित कर दी गई है, जो आपके 4 मार्च से स्टार्ट होंगी इसके लिए इंटरव्यू डेट। और अब इस कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो आपका इंटरव्यू में जाने वाले हैं, अब वो कैसे तैयारी करें, उनके सामने बड़ी समस्या है कि आप यानी कि पहली बार जो लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनको पता नहीं होता कि कैसे यानी कि इंटरव्यू में यानी कि फाइट करते हैं, इंटरव्यू में कैसे सफलता अर्जित करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यानी कि छोटी छोटी बातें जो हैं उन पर बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू यानी कि आपके यहाँ पर नॉलेज का परीक्षण नहीं है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। क्योंकि नॉलेज के लिए तो उन्होंने एग्जाम ले लिया है और उस एग्जाम को आपने पास भी किया है। अब आपका जो मुख्य रूप से परीक्षण उनको करना है, वो करना है व्यक्तित्व का परीक्षण, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी उनको चाहिए कि जो यानी कि आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो यानी कि पीड़ित पक्ष होते हैं उनका यानी कि एक पक्ष रखने वाला सरकारी जो वकील होता है उसका आपको काम करना है। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसे होना चाहिए कि आप यानी कि सरकार के द्वारा जो विधिक मामले हैं जिनमें यानी कि लोगों को न्याय दिलाना है, उसका आपको काम करना है। तो वो सारी क्वालिटी आपके अंदर हो कि आप यानी कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को यानी कि आप यानी कि न्याय दिला सकें, यानी कि सरकार के द्वारा जो विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है पीड़ित व्यक्तियों को, वो काम आप अच्छी तरह से कर सकें। तो ऐसी आपके अंदर क्वालिटी हो, ये परीक्षण वो से यानी कि इंटरव्यू में आपका किया जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि किसी भी इंटरव्यू के लिए आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना से मतलब ये है कि ब्रांडेड कपड़े नहीं, मतलब ये है कि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बहुत ही आपका फॉर्मल तरीके से रहने वाला इंसान होता है, तो उस प्रकार की आपकी पर्सनालिटी को मैच करते हुए आपका ड्रेस सेंस होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही लाइट कलर की शर्ट पहनना है और डार्क कलर का पैंट पहनना है यदि आप पैंट शर्ट में जाते हैं। सूट यदि आप पहनते हैं तो सूट में आप यानी कि डार्क कलर का सूट पहन करके जाएं। यदि आप टाई लगाते हैं तो टाई यानी कि लगाने कर जाएं। और यदि आप टाई नहीं लगाते हैं तो बेवजह यानी कि अपनी गर्दन पर वजन न लटकाएं। देखा कि वो आप उसी समय जा करके पहली बार टाई लगाया और वहीं पर आपका दिमाग ध्यान जा रहा है, तो वो आपको टाई फायदे की जगह नुकसान करवा सकती है। इसके अलावा ड्रेस सेंस में आपका शूज़ आते हैं, तो आप ब्लैक कलर के शूज़ पहने और यानी कि एक जो सिंपल फॉर्मल शूज़ होते हैं वो पहन करके आप जाएं। ठीक है, आप ये तो आपका ड्रेस की बात हुई। उसके बाद यानी कि आप जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो कई चीज़ों को लेकर के आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप वहाँ जाएंगे तो किस तरह से आप प्रेजेंटेशन देंगे। तो सबसे पहले तो आपका अभिवादन यानी कि वहाँ पर कैसे करेंगे और आप यानी कि रूम में कैसे एंटर करेंगे। तो जब रूम में आप एंटर करेंगे तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप यानी कि गेट आधा खोलें और वहीं से खड़े होकर के आप यानी कि बोर्ड से अंदर आने की परमिशन लें। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, मैं आई कम इन सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ। इस तरीके से आप इनको बोल करके वहाँ पहुँचेंगे। जैसे ही आप चेयर के पास में पहुँचते हैं उससे पहले ही उनको आप यानी कि नमस्कार करें, नमस्कार सर, नमस्ते सर, है ना, या गुड मॉर्निंग करना चाहते हैं गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप जैसे ही सीट पर बैठते हैं तो बैठ करके आप थैंक यू उनको बोलेंगे। फिर आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उससे पहले आप अपना बॉडी पॉस्चर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखें, बिना किसी टेंशन के आप रहें। कोशिश करें कि आप यानी कि स्माइलिंग फेस में रहें। स्माइलिंग फेस में जब रहते हैं जब अपने की टेंशन रिलीज हो जाता है, टेंशन नहीं होता है। फिर जब बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हो तो आप ध्यान रखें कि पहले जो बोर्ड मेंबर है आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको पहले अच्छी तरह से सुने, सुनने के बाद थोड़ा सा पॉस्चर लें और उसके बाद अपनी बात को स्टार्ट एक स्माइलिंग फेस के साथ में करें, है ना। कि साहब ये नहीं कि साहब बहुत भारी भरकम वजन लिए बैठे हैं, आपने एक नॉर्मल बातचीत हो रही है। इंटरव्यू मतलब होता है बातचीत, और वो कौन सी, अनौपचारिक तरीके से बातचीत, यानी कि आपका फॉर्मल तरीके से, यानी कि जो सॉरी औपचारिक बातचीत होती है, फॉर्मल बेसिस पर यानी कि बातचीत होती है, उस बातचीत में आप हिस्सेदार बन रहे हैं। आप यानी कि अपने व्यक्तित्व
आपका परीक्षण करवा रहे हैं, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ही क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं तो देखा जाता है स्टार्टिंग में बहुत सामान्य सी बातें पूछी जाती हैं। सामान्य सी बातें वो पूछी जाती हैं जो आपके डेप्थ में लिखी होती हैं। आपने जो अपना डेप्थ इंटरव्यू बोर्ड के सामने भेजा होता है, आयोग में भेजा होता है, वही इंटरव्यू बोर्ड के सामने होता है। उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जैसे सबसे पहले कि आप अपने बारे में बताएं। तो आप अपने बारे में तो सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आपको वो बातें बतानी है कि जिनसे आपका सिलेक्शन हो सके। तो ध्यान रखना, जब भी कहा जाए कि आप अपने बारे में बताएं तो आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों यानी कि समय आपके उसमें इंक्लूड होना चाहिए। पास्ट मतलब ये है कि आपने कौन सा एजुकेशन लिया है, कहाँ से लिया है, कहाँ से आपने स्कूलिंग की है, कहाँ से आपने कॉलेज का एजुकेशन लिया है, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये आपका पास्ट हो गया। प्रेजेंट में यदि आप कोई वर्क कर रहे हैं या कोई डिग्री ले रहे हैं या किसी में एडमिशन लिया है तो वो आपको बताना है। और यदि आप किसी जॉब में है तो जॉब के बारे में बताना है, और नहीं है तो फिर आपको जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। फ्यूचर मतलब है कि आपका एक विजन क्या है कि आप यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी बन करके क्या करेंगे। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी बनना ही मकसद नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आप क्या करेंगे, ये चीज़ें आपके यानी कि उसमें इंटरव्यू का जब इंट्रोडक्शन देते हैं अपना इंटरव्यू बोर्ड को, तब ये चीज़ें आपको बतानी होंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद डेप में लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं उनमें आपका नाम से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले अपने नाम के बारे में, यानी कि आपका जो नाम है उस नाम का व्यक्तित्व, और यदि कोई व्यक्तित्व है तो उनके बारे में, उन पर्सनालिटी के बारे में, और आपके नाम का मीनिंग क्या होता है। यदि आपका नाम ऐसा है पंकज है मान लीजिए, तो पंकज के पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, है ना। कमल, जलज, है ना, ये आपके यानी कि नीरज, ये यानी कि उस शब्द से यानी कि जो पर्यायवाची बनते हैं उनका आपको पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। इसके बाद पर्सनालिटी जो भी आप नाम लिया है ना, आपने मान लीजिए आपका नाम नरेंद्र है, तो नरेंद्र यानी कि नरेंद्र मोदी जी हो गए, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, आचार्य नरेंद्र देव हो गए। स्वामी विवेकानंद का भी नाम नरेंद्र था। तो आप यानी कि 2-3 पर्सनालिटी के जो नाम लेंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे कि इनमें से किस पर्सनालिटी से आप ज़्यादा इम्प्रेस हैं या किस पर्सनालिटी के अपने आप को नज़दीक पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर वो आप यानी कि प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछेंगे, उनकी यानी कि उपलब्धियों के बारे में पूछेंगे, यानी कि उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में जो गुजरात में रहे। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री का उनका 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, उसके बारे में पूछेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको जो भी पर्सनालिटी है उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसके आपको क्या फील्ड है, किस फील्ड में काम किया और क्या उनके अचीवमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका यानी कि दूसरी बात आती है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ मतलब मंथ और डेट। जैसे मान लीजिए आपका 14 फरवरी की डेट है ना। 14 फरवरी को क्या होता है, आने वाला है, आपको पता है कि वैलेंटाइन होता है ना। अब ईयर मान लीजिए आपका 1998 है या 99 है, तो आप यानी कि 99 की घटना बताएं कि साहब 99 में क्या क्या हुआ था। तो उसमें घटनाओं में आप यानी कि जो भी बता रहे हैं तो उनकी पूरी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से, वो आप पढ़ करके जाएं। फिर उससे रिलेटेड और भी चीज़ें क्या क्या पूछी जा सकती हैं, तो संभावित प्रश्न आप बना लें। ये हो गया। इसके बाद जन्म के बाद आपकी फैमिली के साथ कनेक्टिविटी, यानी कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, और फादर और मदर जो भी करते हैं उनके जो ऑक्यूपेशन है उन ऑक्यूपेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए आपके जो पिता हैं एक फार्मर हैं, एक किसान हैं, तो किसान की क्या क्या यानी कि ड्यूटी होती है, किसान क्या क्या किस तरह से फसल करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। किसानों की समस्याएं क्या हैं, किसान के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो पर्याप्त हैं कि नहीं है, और यानी कि क्या समस्या है, उनका क्या समाधान हो सकता है। उसके बाद आपका यानी कि जो भी पिताजी आपके खेती बाड़ी करते हैं उनमें कौन कौन सी फसल उगाते हैं, और उन फसलों की यानी कि क्या यानी कि मिट्टी होना चाहिए, क्या जोग्राफिकल कंडीशन होना चाहिए, वो आपको पता हो। उस फसल के आपको कुछ किस्म पता होनी चाहिए, प्रजातियां पता होना चाहिए, और आपको रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसल, है ना, और फसलों का MSP वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यानी कि पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके फादर फार्मर हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखा जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में कितना अटैचमेंट रखते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मेरी मदर टीचर हैं, तो टीचर हैं
तो आपको यानी कि टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो वो टीचर कैसे यानी कि प्रोफेशन होता है, किस तरह से पढ़ाते हैं, सेंट्रल स्कूल में है या आपका स्टेट गवर्नमेंट में है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। टीचर की क्या यानी कि ड्यूटी होती है, टीचर्स की क्या प्रॉब्लम है, ये सारे आपको यानी कि डिस्कस करना है। ठीक है, शिक्षा के बारे में फिर बात होने लगेगी वहीं पर, क्योंकि टीचर है तो शिक्षा दे रहा है, तो यानी कि इंडिया में क्वालिटी वाइज एजुकेशन कैसे दी जाए, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और यानी कि क्या क्या संभावनाएं हैं। नए यानी कि जो पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, नई शिक्षा नीति, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका यानी कि फैमिली बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद आपकी एजुकेशन के बारे में बात होगी, तो 10th 12th के यानी कि सामान्य विषय होते हैं, उन विषयों के बारे में हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार पूछ सकते हैं, तो वो भी आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आपका कॉलेज एजुकेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि आपने बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, मतलब जो भी बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, जो भी आप डिग्री ली है आपने, उस डिग्री से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, उन सब्जेक्ट की आपको कम से कम एक सुपरफिशियल नॉलेज तो होना ही चाहिए। उस सब्जेक्ट की जो यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होना चाहिए, मेन फैक्ट आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट के। कई बार ऐसा होता है कि साहब यानी कि सब्जेक्ट के नाम ही नहीं पता होते लोगों को, ये तो बहुत डेंजरस स्थिति है। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से किया है, तो उस पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आपने किया है उसकी और डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। फिर जैसे मान लीजिए आपने कोई उसमें रिसर्च कर रहे हैं, एमफिल किया हुआ है या पीएचडी किया हुआ है, तो उसकी और ज़्यादा टॉपिक आपका पीएचडी का रिसर्च का टॉपिक वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपका स्कूल लेवल के जो भी संस्थाएं थीं, उनका नाम यदि किसी महापुरुष के नाम पर है, मान लीजिए आपके स्कूल का नाम महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, तो महात्मा गांधी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉलेज का नाम मान लीजिए किसी महान शख्सियत के नाम पर है, जैसे मान लीजिए आपका श्रीमंत माधवराव आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, तो श्रीमंत माधवराव के बारे में आपको पता होना चाहिए। आदर्श महाविद्यालय क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने टैब में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आपका एड्रेस, एड्रेस में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, यदि वहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा आ रहा है कि जो बिल्कुल आपका एड्रेस में मेंशन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि एड्रेस में किसी महापुरुष का नाम आ गया है ना, जैसे शास्त्री चौक, तो शास्त्री पूछेंगे कौन शास्त्री जी, तो आपने कहा जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, उनकी क्या उपलब्धियां हुई, किस तरह से उन्होंने क्या काम किया। 19 जो मतलब जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, 1965 का वार हुआ, उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर यानी कि उनकी डेथ के बारे में पूछ सकते हैं, और भी जो भी उनका व्यक्तित्व है उनका पूछ सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपने किसी लोकल व्यक्ति का उसमें नाम लिखा हुआ आ रहा है आपके एड्रेस में, तो लोकल पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए। कोई रोड लिखा हुआ है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका शहर का नाम लिखा हुआ, तो उस शहर का नामकरण किसके नाम पर हुआ, किस तरीके से हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपने जैसे ही शहर लिखा, आपने जिला लिखा, तो उस जिले के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, और हर डायमेंशन से, ऐसा नहीं कि सिर्फ यानी कि आपने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई जिले का नाम ये है और इनके नाम पर पड़ा, ये नहीं। आप यानी कि पहले उसका जोग्राफिकल बताइएगा, फिर आपका डेमोग्राफी मतलब जो बतानी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका सोशल और कल्चरल यानी कि क्या स्टेटस है आपके ज़िले का, वो बताना है। फिर आपका इकोनॉमी की क्या स्थिति है, रोजगार के क्या साधन है, वो आपको बताना है। पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है वर्तमान में, वो आपको अपने ज़िले का बताना है। ज़िले के प्रमुख पर्यटन स्थल आपको बताना है। फिर अपने ज़िले की समस्याओं में भी सोशल प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है, और फिर ये प्रॉब्लम है इनके सॉल्यूशन क्या है। फिर इनके आपके ज़िले की क्या क्या संभावनाएं हैं डेवलपमेंट की, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हॉबी, जो भी आप अपनी हॉबी लिखते हैं ना, उस हॉबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उस हॉबी के सारे पहलू आपको पता होना चाहिए। उस हॉबी को आप कैसे यानी कि अपने जीवन में उपयोग करते हैं, और फिर यानी कि जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, ईडीपीओ बन जाएंगे, तो उस ईडीपीओ बनने के दौरान उस अपनी हॉबी को आप कैसे यूज में लाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर चूंकि जो आपका जो ये EDPO का एग्ज़ाम है विधिक मामलों के लिए है, तो विधि का आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपके यानी कि जो भी सब्जेक्ट हैं आपके ग्रेजुएशन में थे, BA मान लो आपने BA प्लस LLB किया है, तो BA वाले सब्जेक्ट भी और LLB वाले सब्जेक्ट, इनमें आपकी बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। फिर यानी कि आपके जो भी चेंजेज हुए हैं, जैसे IPC का चेंज हो रहा है, CRPC चेंज हो रही है, तो ये जो नए नए यानी कि आपके एक्ट आ रहे हैं, उन एक्ट के बारे में होना चाहिए। फिर आपके हाई कोर्ट लेवल पर कोई एकदम से बड़ा कोई डिसीजन आया है, तो उस डिसीजन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी संवैधानिक मामला आया है, कोई किसी प्रकार का कानूनी मामला आया है, उस पर उनकी सुनवाई हुई, उनकी खास करके जैसे अभी राम जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके आधार पर इनकी ये मंदिर का निर्माण हुआ। धारा 370 की संवैधानिक समीक्षा की आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं भी आपका कोई भी ऐसा कानूनी मामला बनता है वर्तमान में किसी भी घटनाक्रम में, तो वो आपको जानकारी होना चाहिए। और आप यानी कि जिस दिन पेपर मतलब जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस दिन का भी न्यूज़पेपर आप पढ़ के जाएं। पिछले यानी कि महीनों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जिनका यानी कि न्यूज़पेपर में या मीडिया में किसी तरह से यानी कि चर्चा हुई है, तो उन विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी सोच समझ के साथ में आपके हर पहलू पर आप आंसर करें। ये आपका यानी कि एक दायरा होता है जिस तरीके से आपको तैयारी करना है। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो इंटरव्यू के दौरान आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो यह है कि आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखें, कि आप किसी तरह से स्ट्रेस ना लें। अदरवाइज क्या होगा कि आपका यानी कि माइंड अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाया। आप तो ये मान के चलोगे सामने जो बैठे हुए लोग हैं मेरे सीनियर हैं, और यानी कि उनसे मुझे औपचारिक तौर पर बात करना है, बस बातचीत करना ही इंटरव्यू होता है। कंफर्ट रहें, थोड़ा स्माइलिंग फेस रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत लेंदी आंसर नहीं जाना चाहिए। लेंदी आंसर यानी कि बोर करता है इंटरव्यू बोर्ड को। आप यानी कि बिल्कुल शॉर्टकट, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो सबसे ये है कि आपका बातचीत करने का तरीका इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि इंटरव्यू बोर्ड वाले आपकी बात सुने। मतलब सॉफ्टनेस होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, और कहीं भी आप यानी कि इंटरव्यू बोर्ड से बहस ना करें। बहस करने लगे तो समझ लिए तो आपका इंटरव्यू खराब हो गया पूरी तरीके से। और एक जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जो बचना है वो है कि गलत जानकारी देने से। आप किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपकी कोई जानकारी नहीं है, आप सॉरी बोलिएगा। एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने 5 क्वेश्चन में लगातार सॉरी बोलें चलेगा, लेकिन आपने किसी भी क्वेश्चन में गलत जानकारियां देना शुरू कर दी, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। उससे यानी कि बोर्ड बहुत नाखुश हो जाता है, उसको लगता है कि आप उसको मिसगाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल ना करें। जहां व्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां आपको विचार रखना है, तो वो आप मना नहीं कर सकते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यदि वो आपसे फैक्ट पूछा जाता है तो आप मना कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन है, नहीं है जानकारी, तो आप सॉरी बोल दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की समस्याएं क्या हैं, तो ये आप सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश की समस्याएं आपको पता होना चाहिए नहीं, और मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट की क्या क्या संभावनाएं हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप मना नहीं करेंगे। फैक्ट वाले क्वेश्चन को आप मना कर सकते हैं, लेकिन जहां आपसे पूछा जाए कि आप EDPO क्यों बनना चाहते हो, तो यहाँ सॉरी थोड़ी करेंगे। वही तो आपसे ही पूछा जा रहा है ना कि आप जब आए हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आप बनना चाहते हैं ना, तो क्यों बनना चाहते हो वो चीज़ आप बताएं। तो ऐसे क्वेश्चन पर कभी भी सॉरी नहीं होता है। तो मैंने आपको EDPO की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं कि जो आपको यानी कि बहुत आसानी से कर सकते हैं और करना भी चाहिए, इसका आप अभ्यास करें। तो समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार यानी कि आपके मॉक इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, और इस मॉक इंटरव्यू में बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टीज जो लॉ से रिलेटेड हैं वो, और जो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं विधिक मामलों में, उन सभी लोगों को यहाँ बुला करके आपका मॉक इंटरव्यू बिल्कुल उसी वातावरण में लिया जाता है जिस तरह से PSC वहाँ पर लेता है। वो मॉक इंटरव्यू की हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप लोग आकर के समीक्षा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू, वेरी गुड।